ऑलराइट, तो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग। और जो पढ़ाया गया उससे ये समझ में आ रहा है कि भाई वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस बड़ा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आप ये समझिए, मेरे पास होता है डेटा। अब भाई डेटा को रिप्रेजेंट तो करूंगा। आप सभी लोग डेटा पे काम कर रहे हैं। और एक बड़ी जो है अच्छी चीज़ मुझे सुनने में आई है अभी। देखिए, आपसे कहा जा रहा है डेटा बढ़ते चला जा रहा है, डेटा इज कीप ऑन ग्रोइंग, बढ़ते चला जा रहा है। अब इतने बड़े डेटा पर यदि मुझे काम करना है, ओके, प्रोसेसिंग करनी है इतने बड़े डेटा की, तो ये मान के चलिए मुझे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कहा गया है कि जो नेक्स्ट फ्यूल होगा वो कंप्यूट का होगा। ओके, क्योंकि अभी आप ये देखिए, मैंने अभी संडे को प्रोजेक्ट करा, रिसेंट जो प्रोजेक्ट था योलो 9 पर था, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का प्रोजेक्ट था। भाई मैं उसको अपने सिंपल रिसोर्सेज पर रन नहीं कर पा रहा। ओके, यदि आप मुझसे बोले कि सर सीपीयू पर इमेज का डेटा है, उस पर अलगोरिदम्स लगा दो और आप ट्रेनिंग वगैरह कर लो, तो ये नहीं हो पाएगा, मुझे जीपीयू का यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, तो भाई जब जीपीयू का यूज होगा, कंप्यूटेशंस तो जीपीयू में भी क्या है, वो कंप्यूटेशंस तो हो रहे हैं ना, जो मैथ्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, व्हाट आई एम टीचिंग, यही कंप्यूटेशंस हो रहे हैं यहाँ पर भी। लेकिन वो सीपीयू की बस की बात नहीं है कि आप बोले i7 और i9 पे कर दो। ठीक है, तो भाई आपके पास पैरामीटर्स इतने सारे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं। आप यदि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें, एलएलएम्स की बात करें, आप कहें कि अपनी मशीन पे कर लो, ठीक है, तो भाई बिना जीपीयू के तो काम होना ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जब मैं एलएलएम्स पर भी प्रोजेक्ट करता हूँ, तब भी मुझे जीपीयू की रिक्वायरमेंट लगती है, यहाँ भी मुझे जीपीयू की रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक है, तो जो कंप्यूटेशन है वही आगे जो है डिसाइड करेगा। ठीक है, तो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस। जितना बड़ा डेटा होगा उतना ज़्यादा काम होगा। अब भाई मैथ्स में आप डेटा के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। होता ये है, आप एनालिटिक्स में हैं, कहीं पर भी हैं, आप कह रहे हैं सर ये तो मेरा डेटा है, ये देखिए, एक्सेल शीट में मेरा डेटा है। ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल है। ठीक है, इसी का यूज करते आ रहे हैं अभी तक सर, डेटा सेट सीएसवी फाइल, इसी का यूज करते आ रहे हैं, इसमें फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर्स हैं और टारगेट है। ठीक है, ये मेरा टारगेट फीचर है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो और कई रोज हैं इसके अंदर। फाइन, आपसे ये कहा गया कि इसको मुझे इंटरप्रेट करना है इस डेटा को। तो इंटरप्रिटेशन के लिए जो मशीन लर्निंग के मॉडल है वो तो मैथमेटिकल मॉडल्स है, उन पर पूरी मैथ्स लगी गई है, वो मैथ्स ही करते हैं वो ऑपरेशन। भाई तो आप अपने डेटा का रिप्रेजेंटेशन करिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करिए आप अपने डेटा का, सीधी सी बात है। ओके, तो भाई रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने कहा देखिए, आई कैन यूज वेक्टर्स एंड द मैट्रिसेस। ठीक है, इनका मैं यूज कर सकता हूँ। तो वेक्टर क्या करेगा, वो डायरेक्शन दे देगा कि कहाँ पर वो पॉइंट है। आई कैन लोकेट इट, लोकेशन ये मैं बता दूंगा वेक्टर से। और मैट्रिसेस से उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर दूंगा, जब मैं उसको इस 2D फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा, रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा। क्योंकि डेटा जो है, ये इतने डायमेंशंस होते हैं डेटा के, मैंने पहले भी कहा है आपसे, द नंबर ऑफ फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन अ डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डायमेंशंस इन इट। ठीक है, तो हाई डायमेंशनल डेटा है ये। ओके, ये तो अभी 2D बनाया मैंने, 2D पर एक पॉइंट को लोकेट कर रहा हूँ। जैसे आप कहोगे 2,3, अब जैसे इतने भी डायमेंशंस हों, तो आपको इस तरीके से लोकेट करना पड़ेगा, उसे कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेंगे आपको उतने हाई डायमेंशनल डेटा के। बाद में आप ये कह रहे हो कि सर उसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि क्योंकि मैट्रिसेस आर समथिंग जो कि आपको सॉल्व करवाएंगे, बिकॉज दे कैन रिप्रेजेंट दीज इनटू इक्वेशंस, दे कैन हेल्प इन सॉल्विंग इक्वेशंस। ये मैट्रिसेस काम करते हैं। तो हमने अपने जो स्टडी हुआ है प्रीवियसली, वी हैव सीन
ठीक है, वहाँ हमने देखा कि मैट्रिसेस के ऊपर आप प्रोडक्ट मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। वेक्टर्स के साथ भी यही था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कर सकते हो आप उन पे। ठीक है, आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी था। तो ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि मैट्रिक्स पे कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास नंपाई लाइब्रेरी है, वो सब कर देगी, पढ़ा है हमने। ठीक है, numpy डॉट लीनियर अलजेब्रा, np डॉट लीनियर अलजेब्रा यूज करो, सब निकाल देगी। ये तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है, आपसे खुद सॉल्व नहीं करवा रहा मैं कुछ, ये कर सकते हैं। ये पढ़ते हुए आए, मेरे सामने शीट है, ये सब समझाया मैंने आप लोगों को। ठीक, और ये वेक्टर्स, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों के बारे में बताया। नॉर्मलाइजेशन को भी हमारा लेकर डिस्कशन हुआ। ठीक है, L1 एंड L2 को लेकर हमारी बात हुई है, L1 नॉर्मलाइजेशन, L2 नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जैसे आप कहते हैं रिज एंड लेसो, और क्या यूज था उनका, वो फीचर्स को ड्रॉप कर रहे थे, अननेसेसरी फीचर्स, वो फीचर जो कि क्या कर रहे हैं, ओवरफिटिंग बढ़ा रहे हैं, आई एम ड्रॉपिंग देम, हटा रहा हूँ उनको। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होते थे, सर ये इनके बारे में बताया था मैंने। ठीक है, वन इज मैनहट्टन, वन इज यूक्लिडियन। तो L1 मेरा मैनहट्टन है और L2 मेरा यूक्लिडियन है। नॉर्मलाइजेशन यानी आपको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ये काम करना है आपको, ये नॉर्मलाइजेशन है। ओके, कन्वर्टिंग अ वेक्टर इनटू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और चॉइस डिपेंड करती है कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर, कौन सा नॉर्मलाइजेशन आपको लेना है। ओके, तो वेक्टर है, तो यदि वेक्टर आप ले रहे हो तो वेक्टर की लेंथ तो काफी ज्यादा होगी, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मलाइजेशन का यूज करूंगा, इसको रिड्यूस करूंगा, द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये काम करना है। ठीक, फिर मैंने आपसे भी कहा था, डिस्कशन में आया था, कोलिनियरिटी एंड कोरिलेशन, यदि ऐसे फीचर्स हैं, ओके, तो क्या होता है कि मेरा मॉडल ओवरफिटिंग पे जाता है, और मॉडल ओवरफिटिंग हुआ तो कोई मतलब नहीं है ऐसे मॉडल को यूज़ करना। तो भाई नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करिए, L1 L2 रेगुलेशन टेक्निक्स का यूज़ करिए। ओके, ये ज़रूरी है, आगे तो हम फुल फ्लैश में पढ़ेंगे इसे, अभी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आपको सब बता दिया, आउटर प्रोडक्ट बता दिया था, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स को बता दिया था। ठीक है, रैंक निकालना बताया था आपको, कि नंबर ऑफ रोस जो कि नॉन एम्प्टी है, जिनमें जीरो नहीं है, तो उतनी रैंक कहलाएगी। ओके, दैट शोज द लीनियरली इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये लीनियर इंडिपेंडेंस शो करता है। ओके, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, आप देख सकते हैं कि इनको आप एक रो को दूसरे रो पे डिपेंडेंसी नहीं आए तो रैंक 2 है। इफ आई टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम एनी ऑफ द रो, इट डजंट मेक्स अनदर रो, नहीं बना पाएगी वो, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये रैंक है मैट्रिक्स का। ओके, तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो को बना नहीं पाए तो वही आपके रैंक कहलाएगी, बना लोगे तो रैंक नहीं। ये भी हमने पढ़ा था। ट्रांसपोज, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बना लेना। ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, कि एक जो है आप स्केलर वैल्यू ऑप्टेन करते हैं इन अ डिटरमिनेंट बाय राइटिंग द नंबर्स इन दिस फॉर्मेट, तो ये अल्टीमेटली एरिया या वॉल्यूम उसको कैलकुलेट करने में काम आता है डिटरमिनेंट। जो भी वैल्यू आपको मिली है डिटर्मिनेंट में, दैट विल बी लाइक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, वॉट एवर। ठीक है, तो कोई भी एक रीजन है, वो कितना जो भी एक रीजन बाउंड हो रहा है बाय द पॉइंट्स, बाउंडेड बाय द पॉइंट्स, वो डिटरमिनेंट से निकालते हैं अपन। ओके, और इसका भी बड़ा रोल है डिटरमिनेंट का, वो इनवर्स वगैरह निकालने में वहां पर यूज होगा, इसलिए यहां पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये वाली बात कही गई। फिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस क्लास में समझाया था, वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर था। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये मैंने समझाया था, आइगन वेक्टर। ठीक है, यानी कि आपके पास यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिनकी रो एंड कॉलम सेम है, 2 rows and 2 columns, या 3 rows 3 columns, 4 rows 4 columns, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो यू आर हैविंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जैसे कि आप ले लो ऐसा, 2 3 4 5, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है।
आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू वेक्टर कैलकुलेट करना है, ये टास्क आपको परफॉर्म करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ध्यान रखना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि फॉर्मूला होता है ए माइनस लैम्बडा आई दैट इज इक्वल टू जीरो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। उन्होंने इन जनरल कहा था ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी, ये होता है मेरा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को सॉल्व करने के लिए, जहां पर वी मेरा आइगन वेक्टर है और लैम्बडा मेरा आइगन वैल्यू। ठीक है, ऐसा है वेक्टर एंड द वैल्यू, ये है। तो भाई जो है ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी, उन्होंने कहा यहां से शुरुआत करें। आपने इसको इधर लेकर आ गए लैम्बडा वी को, यहां से आपने वी कॉमन निकाल लिया, तो ए माइनस लैम्बडा, ये वी कॉमन आ गया इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब लैम्बडा तो भैया स्केलर क्वांटिटी है और ए आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको आई कैन राइट लाइक दिस, ए माइनस लैम्बडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कर देता हूं मैं, डॉट वी इक्वल टू जीरो, ऐसा कर देते हैं। और भाई या तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, या दोनों ही जीरो होंगे। ठीक, तो मैं कर रहा हूं ए माइनस लैम्बडा आई, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, ये लेकर चल रहा हूं। फिर आप यहां से सॉल्व करते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर है पूरा सोल्यूशन, मैंने समझाया। तो यहां से आप सॉल्व करते हैं, लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं, यू डू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। फिर उसी लैम्बडा की वैल्यू को उठाकर वापस इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं और वेक्टर निकालते हैं, आइगन वेक्टर निकालते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में है ये। और फिर लास्ट लास्ट में मैं ये समझा रहा था कि आइगन वैल्यू जो होती है लैम्बडा, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और वेक्टर होता है कि ये जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इसको किस डायरेक्शन में, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है, ये होती है लैम्बडा एंड वी। लैम्बडा रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी स्टैंड्स फॉर द इन विच डायरेक्शन आई नीड टू प्रोजेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो भाई जिसका जो जो फीचर मेरा ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, ठीक है, दैट विल बी माय अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी प्रोजेक्टेड। और जिसका कम होगा कंट्रीब्यूशन, ऐसे फीचर को मैं एलिमिनेट करूंगा। तो आपसे ऊपर बात आई थी फीचर एलिमिनेशन की, जब वो रेगुलेशन पढ़ा रहा था मैं, और ये कहा कि देख लीजिए आपके डेटा सेट के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारे फीचर है डेटा सेट में, लेकिन हर एक फीचर मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेरा हर एक फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सबको रख के मॉडल को ट्रेन करूं, ये जरूरी नहीं है। दोज फीचर्स विच आर इन अ गुड कोरिलेशन विद द टारगेट, जो टारगेट के साथ अच्छे कोरिलेशन में हो, जिनका वेरिएंस हाई हो, वो वाले फीचर मेरे काम के हैं। मैं वेरिएंस और ये सारी बातें आगे बताऊंगा, ठीक है, जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे। अभी तो आप लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस और वेक्टर्स पढ़ रहे हो उसके अंदर। तो ऐसे फीचर को मुझे रखना है। यदि मैं कोरिलेटेड कोलिनियर फीचर को रखता हूं तो भाई ओवरफिटिंग देते हैं, तो मत रखो ऐसे फीचरों को। ठीक, तो भाई फीचरों को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। एक बात है, आप कह रहे हो कि सर जो काम के नहीं है उन्हें ड्रॉप कर दो, तो भाई यदि ड्रॉप करूंगा तो फिर भी कुछ तो बात है, इंफॉर्मेशन लॉस तो फिर भी होगा ना। डेटा में से यदि दो एंट्री भी हटा दूं मैं तो भी इंफॉर्मेशन लॉस। और आप कह रहे हो पूरे की पूरे कॉलम ही ड्रॉप कर दो आप, तो भी इंफॉर्मेशन लॉस। तो भाई बेटर ये है कि मैं अपने जो फीचर्स हैं उनको ऐसे प्रोजेक्ट करूं एक्सेस पे, जहां से यदि उनका कंट्रीब्यूशन कम है तो और कम हो जाए। तो यदि मैं उनको ड्रॉप करूं तो भाई मेरे को ज्यादा नुकसान ना हो, नो लॉस, ज्यादा नुकसान मत ना हो मुझे। और जिन फीचर को कंट्रीब्यूशन ज्यादा था वो तो रहेंगे ही रहेंगे, सीधी सी बात है। ओके, तो आप ये जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ये उसी के करस्पॉन्डिंग में है कि भाई मैथ्स की अप्रोच फॉलो करते हैं कि फीचर सिलेक्शन के लिए, फीचर सिलेक्शन कौन सा फीचर मुझे रखना है अपने मॉडल के अंदर ट्रेन करने के लिए।
तो ये आप जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ये एल्गोरिदम पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, वहां पर आएगी, इट विल कम देयर। ओके, वहां हम पढ़ेंगे पीसीए के अंदर। तो अभी आपसे, मैं प्रीवियस लेक्चर में आई डिड ऑलरेडी सॉल्व द कंप्लीट स्टफ, अभी भी आपको मैंने बता दिया कि क्या है इसके अंदर, या मेरे पास नोट्स में न्यूमेरिकल भी है, ये सब हो चुका है। ओके, तो भाई आपके पास एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनाते हो, उसको सॉल्व करते हो, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू निकालते हो, -5 × 2i है, ये आइगन वैल्यूज हैं, इससे आइगन वेक्टर निकालोगे, यानी इन्हीं वैल्यू को उठा के वापस अपनी मेन वाली इक्वेशन ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी वहां पर पुटअप करना है, ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी यहां पर पुटअप कर देना। ओके, नहीं तो ए माइनस जो लैम्बडा आई और बाहर वी लिखा था ना, यहां पर पुटअप कर देना इक्वल टू 0 में, और मेरे प्रीवियस लेक्चर में है ये चीज, पुटअप कर दीजिएगा, आपको वेक्टर आ जाएंगे। ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो भाई ये वाली बात है, फाइन। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैंने लेना बता दिया, ठीक है, ये आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मैट्रिक्स अंडर टेंसर्स। टेंसर हाई डायमेंशनल डेटा, मैट्रिक्स 2D टेंसर है, देखो वेक्टर 1D है, स्केलर 0D है ना, स्केलर सिर्फ एक नंबर होता है 1, किसी डायरेक्शन में नहीं होता वो, वेक्टर किसी डायरेक्शन में होगा, आपने लिखा 1 2, इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, ये 2i प्लस ये 1i प्लस 2j होगा। मैट्रिक्स 2D है, 2D रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और टेंसर मोर देन 2D, ये टेंसर रिप्रेजेंटेशन है किसी डेटा का, यानी मैट्रिक्स विद इन अ मैट्रिक्स। तो कई मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स बन जाए, वो सब टेंसर है, ये देखो, ये टेंसर है, इसके अंदर यदि और मैट्रिक्स बनाना है, ये भी टेंसर है, ये सब टेंसर्स है। सो मैट्रिक्स विद इन अ मैट्रिक्स इज अ टेंसर, दिख रहे हैं? ओके, ये देखिए, ये आपका 1D टेंसर है, 1 डायमेंशनल, ये आपका 2D है, ठीक, ये आपका 3D हो गया, ये दिख ही रहा है ना, ये 3D है, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीन हो गई, इसमें लेंथ और ब्रेथ है, इसमें सिर्फ लेंथ है। तो 1D 2D 3D। अब 3D को 4D बनाना हो तो उसमें एक डायमेंशन और जोड़ना पड़ेगा, ये देखिए 4D बन गया, यानी जितने भी 3D वाले हैं उनको एक के नीचे एक जमा दो तो 4D बन जाएगा, यानी लेंथ एक लेंथ, ये लेंथ बन गई एक और, तो ये तो 3D था ही, और ये पूरी लेंथ बन गई, ये 4D हो गया। इसमें इसको अब ये कॉलम वाइज था, इसको रो वाइज कर दो तो 5D हो जाएगा, ठीक है, और इसी को पीछे तक और धकेल दो तो 6D हो जाएगा, ठीक है, ये 6D हो गया, और इसी के एक के ऊपर एक जमा दो तो 7D हो जाएगा। ओके, तो भाई इसी तरीके से टेंसर होते हैं। तो हमारे पास क्या हाई डायमेंशनल डेटा होता है, टेंसर ही होता है, ठीक है, वी आर हैविंग टेंसर्स, हाई डायमेंशनल डेटा, उसी से डील करते हैं अपन, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक। ओके, अब यदि वेक्टर ऑपरेशंस की बात करें तो भाई कोई टफ वाला मैटर है नहीं, यदि मेरा ए एक वेक्टर है, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरीके से आई कैन गेट, वेयर सी एंड डी आर द स्केलर, चाहे वो डी को ए से मल्टीप्लाई करो चाहे सी को करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों को ऐड करा, सी बाहर मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, सेम रिजल्ट। या आप ऐसे ले लो सी प्लस डी ए, तब डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी कोई इशू नहीं, सेम है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है वेक्टर्स के अंदर, जिनका डायमेंशन सेम है उन्हीं के साथ होगा। ये रहा, ये एडिशन हुआ वेक्टर का सेम डायमेंशन पे, ये डॉट, ये नर प्रोडक्ट हुआ, ये नर प्रोडक्ट है, ये भी कर चुके अपन, बता चुका हूं मैं, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, याद आएगा। इनर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट भी बताया मैंने आपको, ठीक है, ये आउटर प्रोडक्ट है, यानी u1 v1 प्लस, प्लस नहीं कर रहे अपन, सीधे u1 v1 आया, फिर u1 v2 और u1 v3, ये बात खत्म हुई।
फिर u2v1 u2v2 एंड u3v3, ये हो गया, ये आउटर प्रोडक्ट। ठीक। और इसी के करस्पॉन्डिंग फिर आगे अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बारे में भी सबको पता है, मैथ्स कर रहा को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आते ही है। ठीक है, ये वाली रो, दिस रो विल मल्टीप्लाई बाय दिस रो इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो a11 इंटू b11 प्लस a12 इंटू b21 प्लस a13 इंटू b31 प्लस a14 इंटू b41, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी c11। ये c11 आया। फिर वापस से इसी रो को कंसिडर दिस रो ओनली, मल्टीप्लाई बाय दिस दिस कॉलम, और फिर c12 आएगा। फिर इसी रो को मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, इस कॉलम से, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस वन, ये आएगा। ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर ये वाली रो लो एंड फिर इन्हीं कॉलम्स को लो, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ये आपका जो मैट्रिक्स था दैट इज 2x4 का था, 2 रो एंड 4 कॉलम। ये आपका 4x3 का है, 4 रो एंड 3 कॉलम। तो जब ये 4 से 4 मैच हो रहे हैं तभी जाके आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। when the number of columns in first and the number of rows in seconds matches, then only you can परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन। और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी 2 and 3, ये वाली मैट्रिक्स आएगी 2 and 3, ये रिजल्टेंट है। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। फाइन, ठीक है। तो भाई ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, आता भी है हमें, इंपॉर्टेंट है, इसी को फॉलो करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लीकेशन करना हो तो। ठीक है, छोड़ दीजिए। फिर रो रिडक्शन या गॉसियन एलिमिनेशन, इसकी भी चर्चे हैं काफी, इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि मैट्रिक्स को मैं यूज करता हूं फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। जैसे कि आप के पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y इक्वल टू 15। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप अपनी पुरानी लीनियर एल्जेब्रा वाली अप्रोच लगाएं, एनालिटिकल अप्रोच लगाएं। तो आप एक काम करते थे, जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे, कि आप x की वैल्यू यहां से निकाल दो फर्स्ट इक्वेशन से, उसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुटअप कर दो। सो टू टू वेरिएबल हैं, x एंड y आर द टू वेरिएबल्स एंड दीज आर द टू अननोन, इन्हीं की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो भाई मैं इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। ओके, आई कैन डू दिस। ऑल राइट, लेकिन भाई ये तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम हो गया कि आपने सब्स्टिट्यूशन करके निकाल दिया। यदि मान के चलो आपके पास अब तो डेटा सेट है, और डेटा सेट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, एंड नंबर ऑफ एंट्रीज भी बहुत सारी होती है, नंबर ऑफ रोज भी ज्यादा होती है, तो क्या यही काम करते रहोगे कि सब्स्टिट्यूशन लगाओगे कि पहले वाली इक्वेशन से x इक्वल टू 10 - 3y/2 आ रहा है, इसको उठा के दूसरी वाली इक्वेशन में रखो x की जगह तो y आएगा? तो ये काम करते रहोगे क्या? यदि डेटा बड़ा है तो भाई बहुत मुश्किल है। तो भाई हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हो, वाई यूर स्टडिंग मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सर हम डेटा को ऐसे फॉर्मेट में रख सकें, यानी ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है, तो इनके जो कोइफिशिएंट्स हैं आई कैन कीप इट हियर, इनको मैं रख सकता हूं और मैट्रिक्स ऑपरेशंस लगा सकता हूं इस पे, तो वो सब पे लग जाएंगे, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा सॉल्व करने का। तभी हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंस है इसका, लीनियर अलजेब्रा का। ओके, फाइन, ऑलराइट, ये काम कर रहे हैं। हो गया, ठीक है। तो भाई ये अप्रोच क्या होती है आपकी, रो ऑपरेशंस वाला, ये ध्यान रखना। टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी इंटरचेंज, ये नियम है जब आप मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे उसको इजी बनाने के लिए। द टू रोज ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी इंटरचेंज, द एलिमेंट्स इन एनी रो मे बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर। ठीक है, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई, यानी किसी भी स्केलर वैल्यू से किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
मल्टीप्लिकेशन कर भी सकते हो और आप आपस में रो को ऐड भी कर सकते हो, यू कैन अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशंस. यू कैन मल्टीप्लाई अ रो विद नॉन जीरो नंबर, यू कैन ऐड इट टू अनदर रो आल्सो. ये भी आप कर सकते हो. ऑलराइट, दिस इज आल्सो पॉसिबल. ऑलराइट, ये भी है. ठीक. ऑलराइट, ये हुआ. तो भाई उसी तरीके से उन्होंने एक काम करा कि एक मैट्रिक्स ले ली. ये दिस इज माई मैट्रिक्स. 1 2 -3 5 3 18 -12 21 -2 -3 4 -6. ठीक है. आप रो वन को रो टू से इंटरचेंज कर सकते हो. ठीक है. ये मान के चलिए ये थी मेरी इनिशियल मैट्रिक्स. तो मैंने रो वन को रो टू से इंटरचेंज कर दिया. ये 1 2 -3 वाला ऊपर आ गया और 3 18 -12 वाला नीचे आ गया. ये कर सकते हो. आप 3 टाइम्स और रो वन भी कर सकते हो, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस रो को. ये कर सकते हो आप. तो ये देख रहे हो गया. एंड यू कैन अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो. 2r 2 + r 3 ये भी कर सकते हो आप. ठीक है, कोई इशू नहीं है. ऑलराइट. क्यों करोगे? कुछ कारण है इसका. मुझे सॉल्व करना है अपने इक्वेशंस को. तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लू के मैं रिड्यूस्ड फॉर्मेट में मैट्रिक्स को लेकर आऊंगा, जहां से आई कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड. ये मेरे कोशिश है करने की, मैं अननोन की वैल्यू निकाल सकूं. ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. ओके, फाइन. तो अभी आगे करेंगे अपन. ये देखिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है. व्हेन ऑल द एलिमेंट्स इन अ डायगोनल आर नॉन जीरो, देन इट इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, ये होती है. फाइन. देन लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है. ओके, ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वेर सारे एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो. और ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जहां नीचे वाले सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो और ऊपर वाला जीरो. ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी. ठीक है, ऐसा हो गया. फाइन. ठीक है, ये भी हो गया. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे वन होते हैं, ये आपको पता ही है. दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे सारे वन होते हैं. ओके, डायगोनल वाले तो आइडेंटिटी है, रस्ट सारे जीरो होंगे. ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, रेस्ट आर जीरो. दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस है. और भी ध्यान दीजिए कि हाँ, फिर आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज निकालो तो वही की वही आ जाए. दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम. दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? द मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल. दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो ये देखो सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है. आप कर लो, आप कर लो इस मैट्रिक्स को सॉल्व, पता चल जाएगा. इसका ट्रांसपोज निकालो, रो टू कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, पता चल जाएगा आपको. ठीक है, कि दैट इज इक्वल टू माइनस ए. तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इस तरीके से. ऑलराइट, फाइन. तो ये हो गया रो इक्लियन फॉर्म. अब भाई मुझे मैट्रिक्स को सॉल्व करना है. अभी तो सिर्फ बेसिक्स पढ़ा, कुछ ऑपरेशंस ऊपर बता दिए उन्होंने कि क्या कर सकते हो आप मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए. व्हाट आर द ऑपरेशंस विच यू कैन अप्लाई ओवर रो? इंटरचेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, एडिशन वगैरह कर सकते हो, रोज की ये सब कर सकते हो. चलो ठीक है, पता चला. आई एम हैविंग फर्दर टेक्निक्स अहेड, दैट इज रो इक्लियन फॉर्म. तो किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है मुझे, रो इक्लियन फॉर्मेट में. तो क्या कह रहा है वो कि द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, पहला नॉन जीरो नंबर लेफ्ट से, जिसको मैं लीडिंग कोएफिशिएंट बोलता हूं, इज ऑलवेज राइट टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इन द अबव रो. भाई इसका क्या कहने का मतलब हुआ?
एंड रोज कंसिस्टिंग ऑल द जीरोस आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, तो इसको मैं समझाता हूं. द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम द लेफ्ट is always to the right of the first non-zero number in the row above. ओके, ठीक है. तो भाई आप इस पे नजर डालो जो वो कह रहा है. 1 2 3 0 4 5. इस पे नजर डालो आप. वो कह रहा है द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से, द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, यहां इस दिशा में जाइए. फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से जाइए. द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज ऑलवेज राइट टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इन द रो अबाउ. तो भाई ऊपर वाली रो में आइए. ये है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इन द अबव रो. ओके, तो ये वाला नंबर इस नंबर के राइट में होगा. तो है 6 4 के राइट में. तो ये कह रहा था कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज प्रेजेंट, is present in the right of the first non-zero number of the row above. ऊपर वाली रो के पहले नॉन जीरो नंबर के राइट में है वो. और ये चीज यहां भी फॉलो करती है, ये इस पे भी फॉलो कर रही है. देखिए ये है 1, तो ये जो 4 है ये 1 के राइट में है, और 1 है आपका नॉन जीरो नंबर. तो 1 के राइट में 4 है. ठीक है, तो ये इक्लियन फॉर्म में है, ये पूरा इक्लियन फॉर्म में है. ठीक है. और यदि 0 0 वाली रो होती कोई, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी रो इज इन द जीरोस, ऑल इन द जीरोस, जैसे हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 0 0 0, तो ये कह रहा है कि द जीरो वाली रो सारी दैट विल बी प्रेजेंट एट द बॉटम, और सबसे बॉटम में होगा. ये बोल रहा है. ठीक है, दैट इज द पॉइंट. ओके फाइन, ये बताते हैं हम. तो भाई ये क्लियर फॉर्म है. ओके, सो रिड्यूस रो इक्लियन फॉर्म, इसमें भाई मुझे करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा. तो वो इक्लियन फॉर्म था जो अभी आपको बोला, रो इक्लियन फॉर्म. रिड्यूस रो में क्या करना पड़ता है मुझे, मुझे लीडिंग एंट्री 1 बनानी पड़ती है. द लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1. तो यहां पर ये भी लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये भी लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये भी लीडिंग कोएफिशिएंट है. रिड्यूस्ड रो इक्लियन फॉर्मेट में यू हैव टू मेक लीडिंग कोएफिशिएंट एज 1. ये करना पड़ता है आपको. ये तो ये अभी जो पढ़ा है आपको 1 4, ये जो पढ़ा है ये तो इक्लियन फॉर्म है, इक्लियन फॉर्म ऑफ द, यानी आपको मैट्रिक्स दी होगी, आपको ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा. ऑल राइट, तो वो होगी और आपको ये रिजल्ट मिलेगा. फाइन, ये इक्लियन फॉर्म है. रिड्यूस इक्लियन में इन्हीं कोएफिशिएंट्स को, दीज कोएफिशिएंट विल बी मेड एज 1, इनको बनाना पड़ेगा, नहीं और ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे फर्दर. ठीक है, वो कैसे लगाएंगे हम देखना चाहेंगे. ठीक है, ये मेरा इक्लियन फॉर्म होता है. ठीक है, ए बी सी डी एफ, तो मतलब कोई भी नंबर हो चलेगा, कोई इशू नहीं. लीडिंग कोएफिशिएंट्स पे कोई भी नंबर हो चलेगा, कोई इशू नहीं. लेकिन रिड्यूस इक्लियन में मुझे यहां 1 चाहिए. ये मेरा रिड्यूस इक्लियन फॉर्म है. ओके, देखते हैं कैसे कर पाएंगे आप इस चीज को. लेट्स पिक अप अ न्यूमेरिकल. मान के चलिए आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 8, माइनस 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू माइनस 11. ये दी है आपको 3 इक्वेशन. आप इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए. यानी भाई सीधी सी बात है,
ऐसा करो, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, और ये उसके सामने जो आउटपुट आ रहा था। तो एक्स के कोएफिशिएंट सारे यहां लिखो, वाई के कोएफिशिएंट सारे यहां लिखो, जेड के कोएफिशिएंट्स आल्सो डू राइट हियर, और फिर रेस्ट ये जो ये वाले हैं ये लिखो। ठीक, ये लिखे। उसके बाद आपको इसको इक्लियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इक्लियन फॉर्मेट। इक्लियन फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले आखिरी वाली रो पकड़ो, ठीक है, कोशिश करो कि भाई ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जीरो हो जाए, कोशिश करो कि हो जाए। तो इन्होंने क्या करा, यहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए। क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए कि रो टू में यदि मैं 3/2 रो वन ऐड करूं और बोलूं कि रो वन है, और सॉरी रो टू है, तो ये आपको देखना पड़ेंगे। इफ यू नो कि भाई रिड्यूस इक्लियन फॉर्म क्या होता है, तो आप कर सकते हो। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि नीचे इन दोनों को जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है, ये मैं करना चाह रहा हूं। क्यों क्यों करना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा जरा। आई एम हैविंग थ्री वेरिएबल्स हियर, एक्स वाई एंड जेड। यदि मैंने इसको और इसको जीरो बना दिया तो मेरे पास सिर्फ जेड बचेगा, तो मुझे जेड की वैल्यू मिल जाएगी, और जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो यहां पुट अप कर दूंगा तो मेरे को वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और यदि यहां पुट अप कर दूंगा तो मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सीधी सी बात है। तो मेरा मेन गोल ये कि आखिरी वाली जो रो है, लास्ट रो, दैट शुड बी मेड, ठीक है, यदि ये दोनों कोएफिशिएंट जीरो हो गए, ये वाला और ये वाला, तो मुझे जेड मिल जाएगा। तो यहां पर भी वो यही काम करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए उन्होंने, दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब ऐसा है कि सर याद रखो, तो याद व्याद तो नहीं रख सकते, याद नहीं है सर, यू कांट लर्न। बस इतना ध्यान रखना कि भाई मुझे किसको जीरो बनाना है, ठीक। तो भाई अभी इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए और कोशिश ये करी कि भाई रो टू और रो थ्री से एक्स को तो निपटा ही दो, कम से कम अभी इनिशियली। तो यहां पर एक्स को तो निपटा ही दिया उन्होंने, ये देखिए, ये ऑपरेशंस लगा लोगों के, उन्होंने एक्स को निपटाया, देखो जीरो जीरो बन गए। और फिर बाद में उन्होंने वाई को भी निपटा दिया, इसको भी निपटा दिया। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कि रो नंबर 3 से वाई भी गया। ओके, तो भाई मेरे पास ये बचा सर, वन बचा, ये वन नहीं बचा, अब आगे इसने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो बचा माइनस जेड इक्वल टू वन, ये मेरे पास आया है, माइनस जेड इक्वल टू वन। तो सीधी सीधी बात है कि भैया जेड इक्वल टू माइनस वन हो गया, और जेड माइनस वन हो गया, जब यहां पर पुटअप कर दोगे जेड माइनस वन, तो मेरे पास वाई आ जाएगा, और वाई आ गया तो जब यहां पर पुटअप कर दोगे वाई और जेड, तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। बस बात खत्म, ये तो निकालना था। तो ये रो क्लियन फॉर्म है, जैसे मैं एक्स वाई जेड निकाल सकता हूं। अब वो कह रहे नहीं और कम कर दो, इसको फर्दर रिड्यूस करो, ठीक है, उसको फर्दर रिड्यूस करिए। तो फर्दर रिड्यूस में भाई उसने और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करे, ठीक है। ये करा एल टू प्लस वन बाय टू एल थ्री इक्वल टू एल टू, एन एल वन माइनस एल थ्री इक्वल टू एल वन, यानी जितने और जीरोस हो सकते हैं उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो सिर्फ ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है और ये जेड वाला है। तो एक्स वाले में एक ये बचना चाहिए, वाई वाले में एक ये बचना चाहिए, जेड वाले में एक ये बचना चाहिए। बाकी सबको निपटा सकते हो, निपटा दो। यानी मुझे इनको वन में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। आपकी जो मर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, बस इसको, ये डायगोनल वाले को मुझे वन में कन्वर्ट करना था। ये रिड्यूस रो इक्लियन फॉर्मेट है, जहां से मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई जेड की, यदि मैंने कर दिया तो आई गेट डायरेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हम भी बहुत जब कॉलेज में थे करते थे, जब मैट्रिक्स पढ़ाया जाता था। ओके, तो मैं ये करता था कि रो ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगा देता था, कॉलम भी लगा देता। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू डू दिस टास्क। आपको सीधी सीधी बात है, रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, यदि रो कर रहे हो तो उसने क्लियर कर दिया, यू कैन ऐड द रो, यू कैन मल्टीप्लाई रो विद द स्केलर, कर सकते हो। पूरा जो मैथ्स है वो लगा सकते हो रो पे, दो रो को वो कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, वो कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, सब लगा सकते हो आप रो पे, जो लगाना है लगा दो, जैसी भी मर्जी हो। और कर कुरा के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करके भाई, यदि इक्लियन फॉर्मेट में कर रहे हो तो ए बी सी
डी ई और एफ इस फॉर्मेट में आ जाना चाहिए, और यहां पर मेरा रिजल्टेंट वैल्यू होगी। तो यहां मुझे एफ मिला तो मैं इससे इक्वेट कर दूंगा, तो एफ आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो भाई मैं ये भी निकाल लूंगा, ये निकल जाएगा, और ये दोनों निकल जाएंगे तो ये तीनों, ये बात हो जाएगी, ये यहाँ पे ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो भाई मैं इसको सॉल्व करते करते, ध्यान देना क्या बोला था उसने, इक्लेन फॉर्मेट क्या होता है कि आपका ये लीडिंग कोएफिशिएंट ये राइट में होना चाहिए अबव वाले लीडिंग कोएफिशिएंट के, और ये वाला लीडिंग कोएफिशिएंट राइट में होना चाहिए अबव वाले लीडिंग कोएफिशिएंट के, ऐसे ही दूसरे के राइट में होना चाहिए। और राइट, ये होना चाहिए। ठीक है, तो भाई इसमें आप कन्वर्ट करिए और उसको फिर सॉल्व कर दीजिए। यही है ट्रांसफॉर्मेशंस और मैट्रिक्स का यूज जो बताया गया, रिड्यूस रो एंड इक्लियन फॉर्मेट। ये हमने इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर खूब करा, मैट्रिसेस में को कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, आपको भी यही करना। तो वी आर हैविंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डेटा सेट में भी यही होता है, बहुत डेटा सेट बहुत बड़ा होता है भाई, उसमें कई कई फीचर्स होते हैं और कई एंट्रियां होती हैं, तो उनको सॉल्व करना हो तो आप अपनी एनालिटिकल अप्रोच नहीं लगा सकते आप। ठीक है, उसके लिए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये यूज करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ये आप निकाल सकते हो। ओके, तो इंटरनल मशीन लर्निंग में ये सब होता है। आई एम नॉट गिविंग यू टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, मैं आपको नहीं दे रहा, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में डेटा को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लगते हैं, क्यों लगते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, सो दीज थिंग्स ना यू शुड बी नोइंग, तो आगे आप कुछ रिसर्च कर सके, कुछ आर एंड डी कुछ पता कर सके कि क्या है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही करूंगा, क्यों, सॉल्व करने के लिए। भैया मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है जो सॉल्व करवा ले आपसे, वरना आपकी बस की नहीं है कि कुछ और लगा के सॉल्व कर लो। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स एंड ऑल दिस गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व द इक्वेशंस, एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व अ मैट्रिक्स। ऐसे कर सकते हो, वो करना है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो भाई ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनी हुई हैं, और इसमें फिर और भी चीज होती है, जैसे यूनिक सोल्यूशन, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन। तीन चीजें होती हैं इक्वेशंस के अंदर, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस। कि इक्वेशंस कब कैसी हो और मुझे यूनिक सोल्यूशन कब मिल रहा है, या ऐसा भी है टाइप ऑफ सोल्यूशन, इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंट एंड यूनिक। ये डिपेंडेंट है, इसके इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे। क्यों, क्योंकि 2x प्लस टू वाई इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब भैया मैं जब नीचे से 2 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी वो तो ये इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस, यानी लीनियरली डिपेंडेंट है ये। ठीक है, ये वाला इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इसका रिजल्ट मुझे आ रहा है यूनिक सोल्यूशन, ये इसका आंसर आ रहा है 2 3। यदि मैं सॉल्व करूंगा एक्स और वाई को, आई एम गेटिंग 2 and 3। और ये आखिरी वाला इनकंसिस्टेंट है। दीज आर पैरेलल लाइंस, 2x x प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 7। यानी मैं नीचे वाले से यदि 2 कॉमन ले लूं तो आई विल बी गेटिंग x प्लस 2y इक्वल टू 7/2। मैं 2 को नीचे कर दूंगा तो ये आ रही है x प्लस 2y इक्वल टू 9, ये आ रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 7/2। नो सोल्यूशन। ये कहीं सोल्यूशन कब मिलता है, लाइन का सोल्यूशन भैया मिलता कब है, जब आपस में इंटरसेक्ट करे तो ही तो सोल्यूशन मिलेगा। ये तो पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं तो नो सोल्यूशन। और ये इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, और ये इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, यानी ये पैरेलल हैं। पैरेलल क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे के ठीक है, वो एक ही लाइन है। ठीक है, उसको मैं बढ़ाते चले जा रहा हूं, ये 2x plus 2y 4, 4x plus 4y 8। यानी अल्टीमेटली इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर सो इट विल बिकम 2x plus 2y इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। यानी वो पैरेलल लाइन ही है, उसको बढ़ाते चले जा रहे हो, तो ये डिपेंडेंट है। इसके कई सोल्यूशंस हो सकते हैं, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। तो इस तरीके से तीन तीन चीजें होती हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर। ओके, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड नो सोल्यूशन।
तो ये रो इक्लियन फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक्स को यूज कर रहे हैं, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट जय, यू आर द ओनली पर्सन हु आर लेफ्ट, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग।